हेलो टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजिक मोर। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ कराची से मौजूद हैं अंबर रहीम शमसी। हमेशा की तरह इस वक्त इंटरनेट भी उनका चल रहा है, जूम पे कोई इश्यूज नहीं आ रहे, लेकिन अगर आवाज़ कटने लग जाए तो यू काइंड नो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हम उस पर आज बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, वेयर डू थिंग्स गो फ्रॉम हियर, एंड थोड़ा सा अंबर पीछे भी देख के, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने जब एपिसोड की थी, बातचीत हो रही थी, थोड़ा ऑप्टिमिज्म था, और फिर अचानक से जो है यूं करके माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया। वो मीम मुझे याद आ रहा है जो है क्रिकेट वाला, लेकिन उस पर बात करेंगे। देन वी विल गो टूवर्ड्स टर्की, जहां इलेक्शन आ रहा है, एक्सपेक्टेड टू गो इनटू द रन ऑफ। कुछ पैरेलल्स भी हैं एर्तुगरुल ऑफ टर्की और खान साहब के दरमियान, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में। आई थिंक वी विल गो लेटर ऑन in the coming days in terms of what's going on in Turkey as well. And then finally, यहाँ अमेरिका में सिर्फ पाकिस्तान में फॉर्मर लीडर्स या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं फेसिंग सेवरल केसेस, $5 मिलियन का उनके ऊपर लॉ सूट जो है वो फाइन लगाया गया। जूरी फाउंड हिम गिल्टी। आई विल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड ओवर देयर एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ट्रंप। बट फर्स्ट, अंबर, my rule of thumb in this entire crisis has been that which is rational is not going to happen. And that continues to be the guiding pillar, sort of the North Star through which I've been seeing this crisis since last year, in particular. You're in Karachi, you've been talking to people. जरा 101 दें, सिचुएट करें हमें कि सिट्रैप है क्या, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, फेक न्यूज़ भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है। सो हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है। Okay, I mean, I think what's pretty clear is प्रोटेस्ट जो हैं वो अभी काबू में नहीं आए। और कुछ लोग यही कह रहे हैं कि शायद मकसद ये नहीं है कि उनको काबू में लाया जाए। लोगों का जो गम और गुस्सा है उसको एक मौका दिया जाए। एंड दिस स्ट्रैटेजी वाज यूज्ड, एज आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी और रहमान मलिक, जो अब उनका इंतकाल हो गया है, वजीर दाखिला थे, और यूट्यूब पे कुछ ऐसी ब्लास्फेमस वीडियोस आई थी। तो जो राइट विंग का गम और गुस्सा है उसको एक मौका दिया गया थ्रू वेरियस प्रोटेस्ट। और फिर जैसे इस वक्त हमें इंटरनेट सर्विसेज डिग्रेडेड हैं, इस वक्त हमारा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू वीपीएन्स। आई माई सेल्फ एम यूजिंग अ वीपीएन। वो एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। और दूसरी और तरफ एक ये भी एक सॉरी टू इंटरप्ट, बिकॉज वीपीएन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी काफ़ी कहते सारी ऑडियंस इंसाफियन है और वो यूट्यूब ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम पे कवरेज का इशू है, उस पर भी आते हैं। लेकिन ये हैं। बात रिमाइंडर देना लोगों को ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के दौर में कानून लाने की कोशिश की गई थी, काफ़ी टाइम से की जा रही है, बिलखुसूस पीटीआई के दौर में की गई थी, कि वीपीएन्स को रजिस्टर किया जाए और उन पे जो इलीगल वीपीएन्स हैं उनको बैन किया जाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि वो कानून आगे नहीं बढ़ा। तो आज हमारे जो इंसाफियन भाई बहन हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, वो वीपीएन के थ्रू ही अपना बयानिया दुनिया को आगे बता सक रहे हैं। बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हैं, हमने अभी मैं आई डोंट वांट टू गिव फैक्ट्स एंड फिगर्स बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरीज। अभी अभी तक हमें मालूम हुआ है कि कुछ तहरीक इंसाफ के अफराद भी मारे गए हैं विद क्लैशेस विद लॉ एनफोर्समेंट, जख्मी हुए हैं बहुत सारे अफराद। दैट्स समथिंग ऑब्वियसली दैट्स वरीइंग, इट नीड्स टू बी वॉच्ड आउट फॉर। दूसरी तरफ जाहिर है मजीद डिटेंशंस की खबरें आ रही हैं। असद उमर साहब को सुबह कर दिया गया था गिरफ्तार, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को अब कुछ खबरें आ रही है श्री मजारी साहिबा के हवाले से। और यू नो यास्मीन राशिद का भी अभी Yasmin, अपडेट आया sorry, है कि शायद not उनको भी Shri, डिटेन किया yeah, गया। not Shri Mazari, but Yasmin Rashid. So, I think that we'll sort of put a pause on how many detentions. What's clear, the broader picture right now is Imran Khan Saab, and at the sort of, हम कह सकते हैं, risk of repetition. इमरान खान साहब ने जनरल फैसल नसीर, जो एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर है, उन पे दोबारा से इल्जाम लगाया कि दो उन पर कातिलाना हमला इमरान खान साहब के बकौल उनके हुए थे, उनका हाथ था जनरल फैसल नसीर का। उसके बाद आईएसपीआर का एक प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की। और हमने देखा है कि जब से इमरान खान साहब ने फ्रंट फुट पे मिलिट्री के साथ जाहिर है वो करना शुरू हुए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक डीजी आईएसपीआर ने की थी, वेरी मेमोरेबल एज वेल। उसके बाद वी हैड रिएक्शंस, दिस इज वन ऑफ दोज रिएक्शंस।
एंड उस वाज कि हम कानूनी रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन इल्जामात और बेबुनियाद इल्जामात आईएसपीआर के मुताबिक उसके खिलाफ। वो भी एक्चुअली सॉ लेटर वाज कि एक 1 मई को वारंट गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब के खिलाफ जारी कर दिया गया था। ये किसने किया था? ये एक और जनरल जो अब इस वक्त नैब के चेयरमैन है, जो इस वक्त मुल्क से बाहर भी हैं, उन्होंने उम्रा करने से पहले वो ये वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। ये भी मैं याद दिला दूं कि आफ्ताब सुल्तान एक वेरी रिस्पेक्टेड ऑफिसर, वो नैब के चेयरमैन रहे थे कोई 7वां, और उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि उन पे बहुत दबाव था। जाहिर है बहुत स्पेकुलेशन थी कि क्या इमरान खान साहब के हवाले से था या दीगर अफराद के हवाले से था, केसेस के हवाले, कौन से केसेस के हवाले से था। वी डोंट, यू नो, दोस आर ऑब्वियसली वेरियस रिपोर्ट्स, बट आई थिंक इट्स लेट्स दैट टाइमलाइन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एट द मोमेंट रात से जो हमारे नजर आ रहे हैं बहुत सारी जो अस्करी तंसीबात जिसको कहते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री ओन्ड प्रॉपर्टी, उसको आग लगाई गई, और लॉट्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एज वेल। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई गई, सवात मोटरवे का जो टोल प्लाजा है उस पर आग लगाई गई, कुछ पिंक बसेस और बसेस पर भी आग लगाई गई। सो दैट वायलेंस इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग, दोस क्लैशेस, प्रोटेस्टर्स को सख्त इंजर भी हो रहे हैं, टेयर गैसिंग। कराची में कुछ खबरें थी, मिलेनियम के पास आज एहतजाज होना था, वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, तो कारकुनान पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इमरान खान साहब के बाद जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं, और जो प्रोटेस्टर्स है उन पर गिरफ्तारियां चल रही हैं। और जाहिर है सारे मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ इंटरनेट पर कंट्रोल किया गया है, इसके साथ साथ मीडिया पे भी। मैं बता दूं कि आज ही मेरी बातचीत हुई थी एक मीडिया मैनेजर से, और अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्यों नहीं एहतजाज की वीडियोस, तस्वीर वगैरह दिखाई जा रही हैं, बहुत दबाव है कि ना दिखाई जाए, and from powerful quarters as well. So that's probably the sum up. I think now looking forward, what is, I think the question is कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस हद तक ये momentum sustain कर पाएगी, especially जब secondary leadership भी absent हो. Who, by the way, I also want to point out, I really didn't see them in any of the protests yesterday as well. But anyway, उनको क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनका next strategy क्या हो सकती है। एक ये स्पेकुलेशन भी चल रही है, स्पेशली गिवन कि जब जीएचक्यू पर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने चढ़ाई कर दी, कुछ अंदर दाखिल होने में कामयाबी हुए, द एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी आखिर तक जारी ये खबरें हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो निगरान हुकूमतें हैं उन्होंने एक सिविल जो मिलिट्री फोर्सेस को तलब कर लिया है, यू नो, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हिच इज In aid of civil power. yes, exactly. I was sort of tongue twister मेरे लिए बन रहा था after all this narration, but yes, in aid of civil power. But as with 2014, आपको you know, just as a reminder, इसका ये नहीं मतलब कि वो directly protesters के खिलाफ होंगे. That means they will be protecting public property. And I think that's as far as the summary goes. We can do the analysis now, Uzair. Over to you. Thank you for the information on this, Amber, and the couple of interesting things जो मैंने notice किया। आप कह रही थी कि टीवी पे वीडियोस नहीं दिखाई जा रही वगैरह वगैरह। कुछ वीडियोस मैंने देखी, उसके अंदर एक आइकॉनिक सी वीडियो है, वीडियो नहीं तस्वीर है, खातून है, वो जीएचक्यू के मेरे ख्याल में गेट नंबर 1 पे वो पहुंची हुई है प्रोटेस्ट के लिए। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वन इन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। एक और वीडियो है लाहौर के अंदर कि वो एक खातून है जो बिल्कुल पुलिस के सामने आके प्रोटेस्ट कर रही हैं, और फिर उनको एक पुलिस ऑफिसर जो है वो खींच के अंदर लेके जाता है टू द मिलिट्री और टू द पुलिस साइड, लॉ इन्फोर्समेंट साइड ऑफ द लाइन एसेंशियली। और उनके पीछे जो है वो दर्जनों मर्द जो हैं वो भागते हुए आते हैं, बट बाय देन इट्स टू लेट। अगेन एन आइकॉनिक पिक्चर फ्रॉम दीज प्रोटेस्ट्स एंड व्हाट हैज हैपेंड। The other thing that stood out to me, अंबर, आपने कहा कि पीटीआई के कुछ जो सेकंड टियर या लीडर्स हैं वो नज़र नहीं आए प्रोटेस्ट्स पर। उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए आई नोटेड इट डाउन वाज के असद उमर साहब ने कल बीपर्स दिए और कुछ इंटरव्यूज दिए जहां उन्होंने कोशिश की पीटीआई को डिस्टेंस करने की राइटिंग से, और उन्होंने कहा इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है,
हम जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट में बिलीव करते हैं वगैरह। आई एम पैराफ्रेजिंग ओवर हियर। लेकिन आज अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑडियो लीक्स कोई ऐसी चीज़ हो और ऑडियो लीक्स की बात ना की जाए पाकिस्तान में, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब ऑडियो लीक्स घूम रही हैं जिसके अंदर कुछ लोग पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑन ऑन रिकॉर्ड अलेजिडली कि उनको मालूम था कि कोर कमांडर लाहौर के रेजिडेंस पे वो जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आई थिंक दिस अगेन सिंस इट्स डेवलपिंग स्टोरी, आई जस्ट वांटेड टू फ्लैग कि अब नैरेटिव या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हु न्यू व्हाट एट व्हाट टाइम। एंड देन ऑफ कोर्स इसके अंदर फिंगर पॉइंटिंग होगी, क्रैकडाउन होगा और ये सब आगे चलता रहेगा। And speaking of distancing, I think we should also look at the other side of the picture as well, which is कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में अपने भाई के साथ मौजूद थे। वो भी अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे थे। कुछ खबरें हैं कि वो वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी मुल्क में मौजूद नहीं थे, नैब वो चेयरमैन अभी के तक साथ। दोहा में अपेरेंटली, अगर उनका फ्लाइट ट्रैकर जो है वो ओपन सोर्स में जो मौजूद है, ही फ्लू टू ओमान एंड देन नाउ करंटली द प्लेन इज पार्क्ड इन दोहा। डीजी नैब आपने कहा बाहर है मुल्क से। इससे पहले दिस इज पार्ट ऑफ अ पैटर्न एज वेल, क्योंकि जब परवेज इलाही के घर पे रेड हुआ था, आई थिंक लास्ट वीक हुआ था, राइट? आई कांट रिमेंबर द मोहसिन टाइमलाइन। नकवी। मोहसिन नकवी भी बाहर थे मुल्क से। तो ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी टाइप सीन है कि जी हम थोड़ा बाहर हैं, तो अब वो जो सेकंड टीयर लोग हैं वो कर रहे हैं। दूसरी साइड का आपने बात की, आई थिंक अगेन इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द PMLN was responding to it in the public domain. दो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स थे। एक तो ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि बड़ा गुल्लू बट टाइप सीन कि ये तो होगा और हम करेंगे और अब देखो होता है क्या। बट देन देयर आर पीपल लाइक एहसन इकबाल हु वेंट ऑन द मीडिया एंड सॉर्ट ऑफ डिक्टेटेड कि उनके साथ क्या हुआ था, और द वे दे आर काउचिंग इट अ बिट मोर डिप्लोमेटिकली कि ये मकाफाते अमल है। But again, my view on this, and this is now we entering the analysis of what's going on, would love your thoughts, is that an eye for an eye makes the whole world go blind. तो अब अगर PMLN का ये पर्सपेक्टिव है कि जी हमारे साथ तो ये हुआ, मेरी तो हाथ की फिजिकल थेरेपी भी नहीं कराने दी गई, एहसन इकबाल ने ये कहा। मरियम नवाज के बाथरूम में कैमरास लगाए गए, उनको जो है हेल्थ केयर नहीं दी गई। आसिफ अली जरदारी को कोर्ट्स में घसीटा गया व्हाइल ही वाज एट सिवियर रिस्क ऑफ कोविड। उनकी वो एक पिक्चर आइकॉनिक मौजूद है, लोगों के लिए गूगल कर सकते हैं। फरियाल तो तालपुर। फलियाल तारपुर को उठाया गया। मरियम नवाज के रात के 12-2 बजे जो है उनके होटल रूम में घुस के कराची में उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, एट विच पॉइंट इन टाइम द सिंध पुलिस वाज एबडक्टेड। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो वो कहते हैं कि जी हमारे साथ जो हुआ ये तो उनके साथ अभी भी नरमी की जा रही है। My view is if you continue going down this path, authoritarianism wins. And again, this is only going to worsen the polarization in Pakistan, and now it's obviously gotten violent. Absolutely. I mean, and that's the thing where there doesn't seem to be हमने जो उम्मीद हम ढूंढ रहे थे उन मुज़ाकरात में, वो obviously very हम मोहतात उम्मीद थी इससे, क्योंकि ये मालूम था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं spoilers हो, and this feels like a bit of a spoiler. And I think it's also valid to remember कि ये डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कि पुलिस was actually supposed to arrest इमरान खान, लेकिन ये जिम्मेदारी रेंजर्स को सौंपी दी गई थी। और ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही हुकूमत में थी तो रेंजर्स ने ही शर्जील मेमन, एंड अगेन आई डोंट वांट टू क्वेश्चन, दिस इज नॉट अबाउट whether the case itself has merit or not, but just saying that these are optics and visuals that are important to remember, and they have a lot of symbolic meaning, which is कि किसने arrest किया, तो इमरान खान साहब को रेंजर्स ने किया था। शर्जील And I मेमन would को भी say, किया था, और फारूक सत्तार की भी आइकॉनिक है। वो तो बड़े मशहूर हुए थे रेंजर्स के yes, ऑफिसर, बड़ी मूंछों वाले, there जब you go, उन्होंने 90 पे जब जो है उसको वो किया था। अरेस्ट किए थे। So what it does is कि आपने एक डिस्टेंस बन गया है between the public and the army, जो आपने इतने साल फिफ्थ जनरेशन वॉरियर्स के जरिए, आपने मीडिया मैनेजमेंट के जरिए कल्टिवेट करने की कोशिश की है। I say that it isn't just what Imran Khan says, but what happens as a result of direct or indirect orders that brings the armed forces into disrepute. अगर पीएफ के स्टैचू को और जिना हाउस, जो इस वक्त कोर कमांडर लाहौर का गेस्ट हाउस है, उसको गिराया जा रहा है, ये इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब ने उनको इश्तियाल दिया है, वो इसलिए है क्योंकि बहुत सालों से लोगों का गुस्सा भी है
और फिर आपको दूसरी तरफ से आपको इस किस्म की रेंजर्स अगर आपके लीडर को अरेस्ट करेंगे, और जो इतना हु इज पॉपुलर एंड इट्स अ कल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इमेजिन द विजुअल्स ऑफ सीइंग इमरान खान बीइंग अरेस्टेड लाइक दिस. इट डजंट मैटर कि उन्होंने गिरफ्तारी इवेड कर रहे थे. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. इट रियली डजंट मैटर कि अंदर से अगर जहां फिंगरप्रिंटिंग हो रही थी उनकी वो लॉक किया था. इट रियली डजंट मैटर. व्हेन यू टेक अवे समबडी लाइक दिस, it's going to create more resentment, and those wounds are going to be harder to heal. I absolutely agree. And the other point I wanted to make, Amar, was that a lot of people have been saying that security kahan thi aur unko rokha kyun nahi gaya. I personally think it was good that security forces across the board काफी मोहतात रही, Yes, क्योंकि फिर I actually think क्रिटिसिज्म it's a आता good कि thing. आपने लाइव फायर खोल दी. अब वो कोर कमांडर के रेजिडेंस पे तो बुलेट रबर बुलेट्स तो नहीं है ना उनके पास, उनका लाइव फायर होती है अगर वो फायर खोलते हैं वहां पे, या Mm-hmm. GHQ के ऊपर फॉर एग्जांपल. एंड अगेन क्योंकि कुछ हफ्ते पहले लोग जब जमान पार्क पे ये सब चल रहा था रमजान के अंदर, तो काफी सारे मेरे इंसाफियन दोस्त कहते थे कि देखो फ्रांस में किस तरह डील करते हैं प्रोटेस्ट पे. तो अगर आप फ्रांस के यूट्यूब की वीडियोस देखें जब वहाँ पेंशन राइट्स हो रहे थे, तो द पुलिस वाज नॉट यूजिंग फोर्स, दे वर जस्ट लेटिंग द पीपल वेंट आउट their frustration and then doing the legal process after the fact कि आपने अगर public property को damage किया है कुछ किया है, then the law will take its due course. So my view on what happened yesterday, broadly speaking, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि live fire नहीं चली, लोगों को इंजर्ड भी किया गया. हमारे पास तस्वीरें हैं. PTI के पास एक काउंट है जिसमें वो कहते हैं कुछ 2 दर्जन के करीब जो हैं लोग उनके मारे गए हैं वायलेंस के अंदर, इन पर्टिकुलर इन KP. लेकिन broadly We will have to. speaking, We will. I will just want to inject a note of caution as well that Uzair, we also had to wait for independent sources to confirm it. absolutely. कुछ ऐसे reporters हैं जो बता रहे हैं कि there are at least 5 protesters who have been killed in KP. But again, it's a fluid, evolving situation. I don't want to give it. I didn't want to give it a number until we have more numbers. I just want to sort This of. is why you're the journalist and I'm not. Thank you for adding that. But again, I think the point ke unhone, the violence did not escalate and sort of immediate response nahi hua is a good thing. अब उसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरी आप चला दें कि जी ये तो प्लानिंग थी कि इस तरह जलाया जाए, तो फिर बयानिया बनाया जाए, तो फिर मिलिट्री को बुलाया जाए और फिर क्रैकडाउन हो. So I think it's a bit far-fetched. They let it happen. Everybody knew this was going to happen, and it's good कि थोड़ा सा restraint show किया गया. But I Yeah. think the temperatures are high, and I personally don't see any off ramps at this point. Or last point. I don't know how you see this, but my view on this for months now is कि ये PDM और PTI की लड़ाई नहीं है, ये PTI और फौज की लड़ाई है. और बेसिकली वो फौज जिसने खान साहब को पावर्स दिए, खान साहब को डेकेड्स के लिए सपोर्ट किया, खान साहब की सपोर्ट आज तक मौजूद है मिड और जूनियर रैंक्स के अंदर. इसी वजह से हमें एक डिवाइड भी सुनने को मिलता है उसके बारे में. तो अब ये वो फौज है जो DGISI खुद कह चुके हैं अपने इनफेमस प्रेसर के अंदर कि ये जो लीडरशिप है इसने अगले 10 से 15 साल यहाँ ही रहना है. तो अगर आपका ख्याल है कि आप, अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग, आपका ख्याल है कि आप उनके साथ यू कैन लॉक हॉर्न्स विद अस एंड विन, देन दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड जो उन्होंने DGC की बात की इस हफ्ते, that was the final nail in that coffin which broke the truce, and now there's no holds barred in this fight. And we need to Yeah, be very absolutely. clear कि ये लड़ाई खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान है, और उनमें से एक ही बचेगा, दोनों नहीं बच सकते इस लड़ाई के अंदर. That's the way I see it as well. Uzair, Pakistan Tehreek Insaf ka साथ क्या बनता है? I think that's the next question. With the arrest of secondary leadership, obviously it's a crackdown officially. I mean, even if we didn't think it was, but really it's official कि crackdown है. अब इनकी survival protests, how long can they continue with third tier leadership? It's very likely ज़ाहिर गुस्सा है, मगर वो कितना सर्वाइव करेगा? इमरान खान साहब को पर फर्दे जो इस वक्त कभी डिले से हुई थी, तोशाखाना केस में भी हो गई है, अल कादर यूनिवर्सिटी का केस, which if there are obviously claims and reporters have shown this, demonstrated, there is a document showing that Bushra Bibi and others did indeed sign a trust deed with an agreement with Malik Riaz. So that case, obviously, let's see where that goes as well. But it really does seem to me that
फिलहाल the mood is कि Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf will be cut down to size. It may even lead to his disqualification, which obviously would have another round of reaction. But for the time being, I think the operative word is crush. Yeah, absolutely. And again, for those who think there is, rule of law is winning out over here. अल कादिर का जो केस है उसमें एक और शख्स भी हैं जो क्रिटिकल एलिमेंट है इस केस का, मलिक रियाज साहब। उनको तो किसी ने अरेस्ट नहीं किया अभी तक, और इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया। तो अगेन इट शोज के इट्स पिक एंड शूज टाइप सीन चल रहा है अक्रॉस द बोर्ड, unfortunately, which is what's happened in the past in Pakistan as well. So we'll keep covering it. As far it. as I understand, Malik Riaz is not in the country, and I do remember a few months ago जब इस पे इंक्वायरी खुली थी, क्योंकि हमें याद रखने की जरूरत है कि इमरान खान साहब की वजह गिरफ्तारी क्या बनी है, according to the new NAB law as well, which amendments as well, which is कि जब इंक्वायरी स्टेज से आगे बढ़ जाए, इन्वेस्टिगेशन में हो और शामिल तफ्तीश ना हो मुल्जिम, तो फिर गिरफ्तार किया जाता है। Malik Riaz is not in the country. And I think I'm going to ask a question here. हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि बहुत कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मेरे ख्याल में एक मलिक रियाज का सिंप्लीफाइड एक स्टेक होल्डर मैप बना सकते हैं कि where he has been involved and who he has been involved with. So if you would like to see something like that, पूरा maybe Uzair, पाकिस्तान पूरा कलर कर दे। पाकिस्तान, yeah, हम we could do a sort of maybe a quick graphic explainer of some sort if you Yeah, like. we should. I mean, so if you want that, comment below, and then we'll start working on this if there's interest in understanding that. And of course, And I know that I'm sort of rambling on a little bit, but I do remember in 2018 जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे और उनका ज़ाहिर है करप्शन के खात्मे का नारा था, one of my key tests, and I use that as an example in a documentary I did with Al Jazeera, which is the first 90 days of Imran Khan. मेरा यही बुनियादी सवाल था कि इमरान खान साहब अगर मलिक रियाज जैसे ताकतवर अफराद को काबू में ला सकें, अगर कानूनी दायरे में ला सकें, to me that would be the true test of whether he truly believes in the elimination of corruption or not. And here we are, ironically, जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है पहली दफा एक करप्शन के केस में due to his involvement with Malik Riaz. So फुल सर्कल। और उन्होंने आपका टेस्ट भी, अंबर खान साहब ने कहा कि अंबर रहीम शमसी अगर पूछ रही है टेस्ट करें तो हम टेस्ट का जवाब देते हैं। जवाब ये था कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी टैक्स एमनेस्टी स्कीम प्रॉपर्टी के लिए खान साहब ने दी। तो आपके टेस्ट को उन्होंने पूरा पूरा किया, दूसरी तरफ का उन्होंने जवाब दिया। और अगर कुछ लोग याद नहीं है उनको कि खान साहब की पोजीशन टैक्स एमनेस्टी के बारे में क्या थी, तो वो ट्विटर पे जाएं और सर्च करें, सिर्फ टैक्स एमनेस्टी और इमरान खान साहब का हैंडल डालें या पीटीआई का डालें, तो आपको 2018 से पहले एक बयानिया मिलेगा और 18 के बाद दूसरा बयानिया मिलेगा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आगे बढ़ें, दुनिया की खबर देखें जरा। आगे बढ़ते हैं तो चलता रहेगा। आप पहले 14 मई को पंजाब के इंतखाबात तो नहीं होने, लेकिन तुर्की में इंतखाबात हो रहे हैं। बिल्कुल, तुर्की में इंतखाबात हो रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि एर्दोगान साहब जो हैं, ही इज फेसिंग द मोस्ट सिवियर चैलेंज टू हिज पावर सिंस कमिंग टू पावर इन टर्की। एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट जिन लोगों से मेरी बात हुई है, थोड़ा बहुत पढ़ा है कि रन ऑफ होगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ फाइट फॉर मिस्टर एर्दोगान, एंड द earthquake, the inflation over there has really dented his popularity, particularly in the middle class. तो ये तो domestic view है। Foreign views का अंबर ये है कि there are different players globally that are trying to find a way to sort of have a sort of nudge एर्दोगान टूवर्ड्स विक्ट्री। इसमें रशियन शामिल हैं जिन्होंने टर्की को पैसे फराहम किए हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए। इसमें सऊदी और गल्फ स्टेट शामिल हैं जिनकी एक वक्त लड़ाई होती थी एर्दोगान से, क्योंकि वो एक न्यू ऑटोमन, न्यू इस्लामिक, मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप फिलॉसफी प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जब उसको क्रश कर दिया गया तो अब थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है, तो वो भी उस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका, क्योंकि टर्की नेटो ally है, is a bit more cautious because they see Erdogan as authoritarian and sort of against the
nuts and bolts of what NATO stands for, तो वो थोड़ा सेंटर में है. यूरोप इज अ बिट कंसर्न्ड एज वेल. तो ये फॉरेन पॉलिसी व्यू है. और तीसरा व्यू विच इज रेलेवेंट टू पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा अब्रॉड, कि एर्दोगान की सपोर्ट तुर्की से बाहर काफ़ी ज़्यादा है, बिलखुसूस जर्मनी जैसे ममालिक में. तो पिछले कई महीनों से एर्दोगान ने काउंसलेट्स खोली हैं उन इलाकों में जहां ज़्यादातर डायस्पोरा रहता है टर्क्स का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पोटेंशियल वोटर्स हु मे बी जस्ट इनफ टू हेल्प टिल्ट the win or tilt the winds in his direction. तो ये ओवरसीज टर्क्स का वोटिंग पैटर्न भी जो है इस इलेक्शन में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. सो ह्यूज इलेक्शन फॉर टर्की, expected to go to a runoff, but essentially it's a Erdogan and his brand of new Islamism essentially versus the old secular liberal less authoritarian guard in the Turkish political left essentially. Thanks for that great sort of summary as well, Uzair. और I think इसमें हम जो कुछ दो तीन बातें मेरे ख्याल में, as anybody who's interested in politics, Erdogan ऐसी मिसाल है, वो populist leader who's obviously controlled, who brought the military under control after coup attempts. 2016 is memorable. Also, just in terms of how he has managed to control the courts and media and any opposition. And his obviously selling point was that, the economy is flourishing, and that it might potentially be his downfall as well, given that he wasn't able to manage the economy, within all this crisis. I think the earthquake perhaps was also maybe a nail in the coffin as well, how that was handled. जो बहुत ज्यादा जो एडमिरेशन होती है अर्थुगल के लिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान में दो तरफ से होती है. एक तो इस्लामिस्ट की तरफ से है, बिकॉज he represented a sort of change in Turkey as well from its secular post Ataturk secularism as well, and bringing in obviously the rural conservative majority into the mainstream and their aspirations for Turkey. So that's where how the Islamists see him. But also, I think just in terms of how populist authoritarian leaders operate as well. So, let's see how this goes. I'm really interested in this particular election. Related to your point on secularism, एक और interesting sort of divergence between Turkey and Pakistan वो ये कि Turkey में the guardian of the secular order has been the military, or was the military, until Erdogan crushed them essentially. और पाकिस्तान में the guardians of the Islamic order historically has been the military. तो वहाँ एक इस्लामिस्ट आता है, वो क्रश करता है मिलिट्री को. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी उनकी थी, गवर्नेंस के ऊपर भी थी. और पाकिस्तान में जैसे हमने अभी बात की खान साहब की, एक अलाइनमेंट थी एक न्यू इस्लामिज्म के ऊपर, और वो अभी तक एक तरह से मौजूद है. लेकिन हम फौज के अंदर भी एक तरह से थोड़े चेंज आता हुआ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाजवाज ओरिएंटेशन टू इंडिया, whether we open it up to Israel or not, what kind of reforms there have to be in terms of America versus China. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इन दो ममालिक में, जहां ऑथोरिटेरियन पॉपुलिज्म इज बेसिकली एट ऑड्स विद द ओल्ड गार्ड that has kept the old order intact for the longest period of time, and they're also at an inflection point in that sense. And finally, मैं एक political scientist यहाँ आए हुए थे DC में 2 हफ्ते पहले, तो I went to his talk. तो बड़ा interesting उन्होंने ये कुछ points जो मैंने notes लिए थे उन्हीं की talk से लिए थे. एक उन्होंने बड़ा interesting point जो रेज किया, उन्होंने कहा कि देखो टर्की में डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत हुई है एर्दोगान के एरा के अंदर, which is basically why this is still so close despite everything that has happened. But he said, sustained its popularity, right? Correct. And but he said something very interesting, which I was like, यार ये तो पाकिस्तान की बात कर रहा है. उसने कहा कि अगर रन ऑफ होता है या नहीं भी होता, if Erdogan loses in a close election, he might refuse to go away. And he might refuse to accept elections. Oh, not another one was there. Not which another brings us one. to Donald Trump, right? It's a perfect, segue into Donald Trump, right? So, speaking of not accepting elections and rebelling against the old order, Donald Trump tried to drain the swamp here in Washington, the city I'm staying in. इस हफ्ते एक jury ने उन्हें guilty found किया, liable for $5 million in damages with regards to a sexual assault case alleged by a woman in 2019, if I remember the year correctly. It happened, the alleged assault had happened years ago,
and she had written about it, and Mr. Trump denied it. She initially report said that it was a rape, not an assault, but it went into the courts. Hearings हुई. Actually, the victim here withstood scathing testimony in the court of law in front of a jury. तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुई उनकी. उनके दोस्तों ने आके विटनेस टेस्टिमोनी दी. तो इट वाजंट लाइक ए ओपन शट टाइप केस जो पाकिस्तान में होते हैं. पूरा ग्रिलिंग हुई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसके बाद जूरी ने कहा कि आप गिल्टी हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब, और आप $5 मिलियन का हर्जाना अदा करेंगे इन खातून को, और आप जो हैं अब ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि आपने एट द वेरी लीस्ट सेक्सुअल असॉल्ट किया, एंड यू आर गिल्टी ऑफ इट अंडर अ कोर्ट ऑफ लॉ. ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप वगैरह तो इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो है उन्हें गिल्टी फाइंड किया है. Okay, so the couple of points that I want to sort of talk about, and I have a question for you as well. एक ये कि let's be clear कि this was मतलब ये civil suit था. इसमें फाइन अदा करना होता है, इसमें जेल टाइम तो नहीं होता. And it's also interesting where you finally see whether this is justice after his presidency or not is perhaps a question that I would ask, but still I'm glad that the woman found justice, and let's be also very clear that this was charges of sexual harassment. So yeah, so the technical one was liable for sexually abusing and defaming her. Miss Carroll, a 79-year-old former magazine writer, nearly 30 years ago is when this happened. And by the way, the makeup of the jury, 6 men and 3 women on the jury. Okay, interesting. So here's the thing. Sexual assault, sexual harassment, misogyny, Donald Trump has been accused of it all and has said it all. It actually hasn't made a dent in his popularity at all. Here's my question. इससे कुछ फर्क पड़ेगा उनको voters को? I suspect not. अंबर फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ रहा है. अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ किस तरह पड़ रहा है. बट बिफोर आई डू दैट, लेट मी रीड यू द रिस्पांस ऑफ ट्रम्प. ट्रूथ सोशल पे उन्होंने लिखा, quote, what else can you expect from a Trump-hating, Clinton-appointed judge who went out of his way to make sure that the result was as negative as it could possibly be, speaking to and in control of a jury from an anti-Trump area? That I keep going on mute. So obviously, वो मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि ये जज ही जो है वो बिकाऊ लिफाफा जज है और इसने तो यही करना था. अब आपका जो सवाल कि क्या फर्क पड़ता है, देखें इसमें 3 चीजें मेरे एनालिसिस के अंदर जो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर वो है, ये हैं. एक तो कि एज द लास्ट इलेक्शन शोड, Trump was widely popular, but he has hit a ceiling of voters that are willing to stand by him in the electoral cycle. Now, to win after losing, you need to push that ceiling up. These cases do not help you do that, because जो base है वो तो आपके साथ ही रहेगी ना. तो वो इस बेस ने तो कहीं नहीं जाना इन केसेस से. लेकिन जो सेंटर में लोग हैं, क्या वो कन्विंस होंगे इन मामलात के बाद? The answer to that is no. दूसरा बड़ा पीस ऑफ एविडेंस ये है कि मिड टर्म इलेक्शन जो अमेरिका में हुए, हिस्टोरिकली सदर की पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हारती है, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने इस साइकिल को अपने बारे में बनाया और काफी कैंडिडेट्स को रिपब्लिकन पार्टी में इंडोर्स किया, तो जो लॉस हुआ, यानी कि केविन मैकार्थी नीडेड a few almost a dozen or so votes in the Hill to become Speaker of the House, which is unprecedented in American history. तो वो शो करता है कि जहां ट्रंप अपना हाथ डालते हैं जिसके सर के ऊपर, वो हार जाते हैं. तो एक ये पार्टी ने देखा कि भाईजान ये that's really लायबिलिटी essentially about it, right? I mean, अगर हम देखें कि if you're not able to select the winning horse, then you're losing it in politics. Exactly. तो ये सेकंड एग्जांपल है. और थर्ड एंड फाइनल एग्जांपल नंबर इसका ये है कि अभी जो ये तो सिर्फ सेक्सुअल उसका अब्यूज और असॉल्ट का केस है. We know this from the old pattern कि 2016 और 2020 के अंदर जो खवातीन थी, बिलखुसूस 2020 की साइकिल में, white suburban women voted in droves against Donald Trump because of his misogyny, because of his anti-women policies, statements वगैरह वगैरह. So this will add more fuel to that fire, especially in a post-Roe v. Wade era, जहां Trump की appointed Supreme Court judges ने Roe v. Wade और abortion rights को overturn किया. तो ये डेंट करेंगी, ये सारी चीजें डेंट करेंगी. I'm glad because I think ये sexual harassment के cases, accusations, it tends to feel a little, I mean, I want to say this as a woman, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता.
Weinstein may have been convicted, Crosby may have been convicted, but it feels a little like it doesn't, it doesn't punish the people who did it and continue to do it with impunity. So I'm glad to hear that. And just But from personal speaking of, experience, one last thing on this, just from like sort of staying in the US since 2007, right? I personally have seen this narrative around women and abuse and assault and locker room talk in the political cycle change radically. So I would be willing to bet on the fact that this case in particular will significantly hurt Donald Trump, and it will significantly hurt men who think that talking about sexual abuse or being abusive towards women or doing the things that he's done, that you can get away with it in 2023. I think it's a different world here in American politics now. All right. So I think we started off grim in Pakistan. We've ended on a note of hope. But I also wanted to make a great segue. और वो खराब हो गया कि हम Republicans की बात करते हैं. Let's talk about the Republicans in the UK. क्योंकि अब winner and loser time है. And I would say my losers are the police in UK, जिन्होंने बहुत सारे जो King Charles III की coronation के खिलाफ जो Republicans है, वो anti-monarchy, उनकी गिरफ्तारियां की थी. आजादी राय के खिलाफ एक्शन लिया गया. एग्जैक्टली, आजादी राय पे वहां कतगन लगाई गई. और मैं कहूँ कि आजादी आप कह सकते हैं, व्हाट इज इट, द राइट टू प्रोटेस्ट एक्चुअली. सो मेनी पीपल वर अरेस्टेड. This is also, I think, just a sort of a reminder that अगर पाकिस्तान में होता है और ममालिक में भी होता है, अफसोस की बात यह है कि वहां भी एक बादशाह के खिलाफ अगर आप बात करें, आपको थोड़ा बहुत एहतजाज करने की इजाजत होती है, लेकिन एक रेड लाइन होती है, उसे आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते. सो आई थिंक दैट्स फॉर इट. और वो इंस्टाग्राम पे एक बड़ा फनी सा एक इन्फ्लुएंसर ने, शी मेड अ वंडरफुल वीडियो. आई थिंक शी इज अ कैनेडियन पंजाबी. तो वो कह रही थी कि तुम लोगों का तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है और तुम 100 मिलियन पाउंड जो है वो इस चक्कर में कर रहे हो. और देन शी आल्सो डायरेक्टेड इट टू ब्राउन पीपल इन इंग्लैंड कि तुम्हारा क्या लेना देना इनसे, इन्होंने तुम्हारे ममालिक को कॉलोनाइज किया और उस पैसे पे अभी आज अयाशी कर रहे हैं, और तुम बड़े जो वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते फिर रहे हो. तो that was a bit of funny take on what was going on in England as well. Yes. My other loser is the Pakistan Telecommunications Authority. अभी ही एक Bites for All एक तंजीम है जिन्होंने अपना इंटरनेट लैंडस्केप की एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें हर तरीके से आपको नजर आता है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट एक्सेस है थ्रू वेदर इट्स थ्रू मोबाइल फोन्स और ब्रॉडबैंड, वो तकरीबन 55% आबादी का पहुंच चुका है. हाउएवर जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो लो है. एंड देन ऑब्वियसली ये जो कॉन्स्टेंटली बैन्स होते हैं, एंड दिस इज द लेटेस्ट फ्रेश राउंड, उससे आपका इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल डिजिटल लेड बिजनेसेस, information journalism, that's all affected. So loser PTA. I would echo that, Amber, and I think 2 हफ्ते पहले हमने Atlantic Council में भी एक issue brief release किया था in terms of the way to do policy making on the tech ecosystem, and civil society पे जब उससे बात की और tech community से बात की, तो this was their concern, right? आपका मूड होता है आप Wikipedia बंद कर देते हैं, आपका मूड होता है आप YouTube throttle कर देते हैं, वगैरह वगैरह. So I think there's a couple more statements about to come out as a preview to our audience on sort of this from both civil society as well as the startup and business community, particularly the technology sector in Pakistan. क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो एक सेक्टर जो पिछले साल $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आया, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, या $2 अरब से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स कमा के दिए मुल्क को, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, उस पे आपका मूड होता है तो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं हमें $15 अरब के टेक एक्सपोर्ट्स चाहिए. तो भाई इस तरह तो काम नहीं चलता. So I fully endorse your loser. Any other losers? Because you're on a spree today. I'm on a roll. I'm very grim, and I'm going to hand it back to you because I can't do this anymore. So to end this conversation on a happier note, Amber, sports is what at least I seek refuge in. So sports के related, my winner is Max Verstappen, जो के जीते Miami Grand Prix. He didn't start at the top, but he managed to win the race from 9th, I believe he started, if I remember correctly. So Max is a world champion. Red Bull is an awesome car, and to see a world champion win like that is always good to see.
My second winner, Amber, is the ongoing season of Succession. I will not share any spoilers for those of you who have not watched, but if you have not watched this season or the show, you're missing out, and it just keeps getting better. And I'm kind of like, sad. Okay, this is the finale of the series. But what an outstanding job they've done in terms of, a good drama, but with really good cultural critiques built into it at so many layers that you just watch it and you're like, yeah, this is art. This is how it should be done. Okay, great. That means my plan was कि मैं अब जब गर्मियां तो खैर कराची में तो आ ही गई हैं, लेकिन जब समर हॉलिडेज बच्चों के भी हो गए, we're gonna binge watch it. अगर इंटरनेट चल रहा हुआ आपका तो VPN जिंदाबाद. VPN जिंदाबाद. चले, all right. Thank you so much for watching. Obviously, अगर आप चाहते हैं कि मलिक रियाज की जो Nexus है उसका कुछ ग्राफ बनाए, please do give us feedback. And thank you for watching. And thank you for sparing time, Uzair. I know how busy you are. No, it was an important. I think we sort of switched the schedules up a bit. Midweek episode lambi kar di. It was good, and I think this is still unfortunate ongoing developments. We'll stay on top of it, but always good to chat with you and sort of decipher the signal from the noise. So I hope the audience also enjoyed this conversation. So until the next episode, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.